घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। उसमें भी 6 और इस बार भी 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है। सर्वप्रथम और भारत में 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है विभिन्न राज्यों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाता बंधुओं को कहूंगा कि वो अपने घर से निकलें और पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि यह अश्वमेध यज्ञ है। मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्रवादी पार्टी है। तो जनता जो चुनाव होते हैं, चुनाव अश्वमेध यज्ञ होता है, महाकुंभ होता है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी करें। और भागीदारी क्या है? उनका मताधिकार है। जो कहते हैं डेमोक्रेसी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये आज उसका सच्चा दिन है। और सभी मतदाता बंधुओं को, सभी भारत के, मध्य प्रदेश के नागरिक बाहर आए, घर से बूथ पर जाएं, अपने अपने बूथ पर वोट करें। तो ये है जी। और जो आपने प्रश्न किया, देखिए निसंदेह हमारे पास तो 2014 में 27 सीट थी, 2019 में 28 सीट रही और 2024 में आप देखिएगा 29 की 29 लोकसभा सीट पर भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। और मध्य प्रदेश और देश भर की लगभग 400 से अधिक सीटें एनडीए को मिला करके उनमें कमल खिल रहा है। और कमल रूपी माला प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने के लिए जनता लालाए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास भी किया है और विरासत को भी समृद्ध किया है। विकास की बात करें तो आप देखिए, विकास पैसे से होता है, अर्थतंत्र को मजबूत करने से। तो पहले दुनिया की सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्थाओं में भारत हुआ करता था। आज दुनिया की टॉप 5 शीर्ष की 5 विशेष अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, उसमें भारत में एक भारत है। तो इतना आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ किया है, ये आप समझ जाइए। और उसी से ही आपके विकास के कार्यों के लिए पैसा रहता है, जन कल्याण के कार्यों के लिए पैसा रहता है। विरासत को हमने 500 वर्ष बाद, जैसे भगवान राम का मंदिर बना, उस मंदिर में एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसमें आहुति डाली है, अक्षत वितरण किए हैं भगवान राम। और देखिए, कांग्रेस तो भगवान को काल्पनिक बताती रही, और जब काल्पनिक बताती रही, हमेशा बोलते रहे कि गलत गलत बोलते रहे कि ये कहां पर जन्म हुआ, राजा दशरथ के महल में हजारों कमरे थे। तो कई बार उन्होंने हमारी सनातन आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। साथ ही साथ विरासत में एक और आता है कि आज हमने 10 साल में लगभग 350 से ज्यादा, मोदी जी विदेश यात्रा में गए तो हमारे जो प्रतीक हैं, हमारे हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये सारी जो उनको लेकर के भी हम आए हैं। तो 300 से ज्यादा प्रतिमाएं जो प्राचीन हैं, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित हो, बौद्ध धर्म की हो, या हमारे हिंदू धर्म से हो, तो उसमें बहुत सारे भगवानों की जो प्रतिमाएं हैं, ऐसे ही वो लेके आए हैं। नटराज की प्रतिमा है, तो ये सारी लेके आए हैं। तो ये विरासत को बढ़ाया है। और साथ ही साथ अब जो ये भारत की जनता देख रही है, और निसंदेह आज वो सब है। आज देखिएगा, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगे। आज वह दिन है। आज देखिएगा, भगवान रूपी जनता, जो जिन लोगों ने सनातन को सनातन द्रोही कहा है, सनातन से लड़ना, राम द्रोही और शक्ति द्रोही, आज वो देखिएगा, वो जनता निकलेगी और ईवीएम पर अपने बटन दबाएगी। और निसंदेह प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, तो प्रचंड आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सत्येंद्र जी आश्वस्त है। लेकिन अंबिका जी, अगर आपसे पूछा जाए, विकास और विरासत की बात जैसे की है, पिछली बार 28 सीटें थी, इस बार 29 फतह करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या देख रही है इन सीटों पर आज जिन पर चुनाव है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। और प्रदेश और देश के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। तो देश में नई सरकार का सृजन करने जा रहे हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ जी, उस पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली है।
क्योंकि यह लिटमस पेपर टेस्ट जैसा हुआ है जी। और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है पहले चरण के मतदान से परेशान है। एक केवल मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक विकसित भारत का सपना भी देख रहे हैं कि देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था जी, इस पर एक चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। केवल मंदिर, मस्जिद, मूर्ति और कब्रिस्तान और शमशान इस पर बात कर रहे हैं, जबकि देश की जो युवा प्रतिभा है, पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनकी प्रतिभा का ये लोग उपयोग ही नहीं कर रहे। पढ़ा लिखा नौजवान आज बेकार है, निराश है, हताश है। जब तक इस युवा शक्ति का उपयोग सरकार नहीं करेगी तब तक कैसे ये विकसित राष्ट्र का सपना अपना पूरा कर पाएंगे। तो देश की जनता ने जनता जनार्दन ने तय कर लिया है कि अब देश की जनता इनको लंबी छुट्टी पर भेजने वाली है। जिस प्रकार से कोई प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट अपराध करता है और नियम विरुद्ध कार्य करता है जी, तो सरकार उसको लंबे अवकाश पर भेज देती है। इसी प्रकार से अब भारत की जनता इनको लंबे अवकाश पर भेज रही है, राजनीतिक वनवास पर भेजने वाली है। इनके सारे मिथक टूटने वाले हैं। एक 400 पार की बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, और इसके बाद पहले चरण के मतदान के बाद कहने लगे हैं अब की बार स्थिर सरकार। अब दूसरे चरण के मतदान के बाद कहेंगे अब की बार कैसे बना पाएंगे सरकार। इन्होंने जो पिछले चुनाव में जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर ये खरे नहीं उतरे। एक महाझूठ सरकार है, बहुत झूठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश का बच्चा देश का प्रत्येक मतदाता जान चुका है। इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो रोजगार कहाँ गया ये नौजवान पूछ रहा है। इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, किसानों की दुगनी आय तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही सरकार में आए उन्होंने अपने मित्र पूंजीपतियों पे 16 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में डाल दिए, उनके खजाने में डाल दिए, तिजोरी में डाल दिए। ये देश का किसान पूछ रहा है। चलिए, हर वर्ग निराश है, परेशान है, इनको वोट कहां से मिलने वाला है। जी ठीक है उमेश जी, कांग्रेस के जो आरोप है वो नए नहीं है। हर बार कांग्रेस इन विषयों को उठाती है, चाहे हम किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें। लेकिन हम विषय पर रहे कि आज जिन 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, कितनी अहम ये सीट, क्योंकि एक हॉट सीट भी यहां पर है जहां साफ तौर पर वीडी शर्मा की हम बात करें तो उन्हें वॉकओवर मिलता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर देखिए अमित जी, कुछ एक चीजें ऐसी हैं, बात मुद्दों की चली है तो मैं मुद्दों पर भी आऊंगा और ऑब्जर्वेशन है वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो आज सीटें हैं उन पर अगर हम एक निगाह डालते हैं, अगर हम एक फौरी तौर पर देखें तो शुरुआत अगर मैं टीकम कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि जो मैंने चीजों को देखा और ऑब्जर्व किया है और जहां लोकल से जो मेरी बातचीत हुई है, कुछ पत्रकारों से वहां चर्चा हुई है, कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैंने बातचीत की पिछले दिनों जी। मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि दरअसल वहां पर सवर्ण जो है वो नाराज हैं, ऐसा जो एक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हुआ है सवर्णों में जी। और ये मुद्दा ये हुआ कि साहब जो दलित है वहां पर दलित बहुत है, लेकिन दलितों को देख के यहाँ पर उतार दिया गया। कांग्रेस ने अहिरवार साहब को उतारा, मजबूरी थी क्योंकि वहां पर तकरीबन 4.25 के आसपास दलित है। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो देख करके टिकट दिया गया। हालांकि वीरेंद्र कुमार बहुत ज्यादा मुझे मजबूत वहां नजर नहीं आते व्यक्तिगत तौर पर, मैं मोदी के नाम पर वोट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र कुमार जो है उनके लिए चुनौती है टीकमगढ़ में। और ये कहा जाए कि ठीक है उनका स्वभाव सहज है ना, लोग उनको पसंद करते हैं, व्यक्तिगत रूप से तो पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं जो बड़ी नाराजगी उनमें है जी। लेकिन कहीं ना कहीं कह लीजिए कि भाई छतरपुर में अगर बीजेपी मजबूत है तो उसका उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। ये छतरपुर और इस क्षेत्र का टीकमगढ़ का जो एक कहीं एनालिसिस मैंने जो किया, हालांकि इस पर मैं चाहूंगा कि
कांग्रेस बीजेपी दोनों जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से जो बात जो रखना चाहे तो उसको स्वागत है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो अलग अलग सीटें हैं, जैसे दमोह की अगर हम बात कर ले तो दमोह में राहुल लोधी है, लेकिन वहां राहुल लोधी जो है एक वहां टिकाऊ बिकाऊ का बड़ा मुद्दा हो गया है जी। तो मुझे लगता है कि टिकाऊ और बिकाऊ के मामले में तो अब लोगों ने भरोसा करना कम कर दिया है और ये देखा जा रहा है कि अब नेता व्यक्तिगत साधने के लिए दल बदल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुश्किल है कि अब ऐसे में जबकि वहां पर टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा हो तो क्या यहाँ पर क्या समीकरण बनेंगे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को देखना। क्योंकि भाई ठीक है, एक राजघराने से है राहुल लोधी तो उसका कहीं ना कहीं असर रहेगा, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जो है अमित जी दमोह में की बेरोजगारी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बात को लेकर के लोगों में नाराजगी भी है ना। लोग नाराज हैं कि उनको रोजगार जो है वो नहीं मिल पाए। कांग्रेस इस बात को लगातार उठा रही है। आप देखिए जीतू पटवारी पिछले दिनों गए, उन्होंने इस बात को उठाया कि वहां पर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और अब तक जो वहां पर सांसद रहे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इस तरह के आरोप लगे उन पर जी। इसके बाद अब ये गली प्रहलाद पटेल का जो क्षेत्र है तो वो रहे एक बार सांसद और उसके बाद उन्होंने काम किया। लोगों को हालांकि ये लग रहा है कि बहुत दूर के नेता हो गए प्रहलाद पटेल और अब उनका डिमोशन हो गया, ये स्थानीय स्तर पर बात कही जा रही है। तो इस तरह से दमोह का समीकरण है। और अब अगर आप दूसरी ओर जगह देखिए तो सतना अगर हम चलते हैं, सतना की जो बात है तो गणेश सिंह जो है वो मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे ये लोग कह रहे हैं, लेकिन गणेश सिंह को व्यक्तिगत रूप से कोई पसंद नहीं कर रहा है। स्थानीय मुद्दे जो हैं बहुत गौण हो गए हैं। महंगाई पर आप देखिए कि लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है महंगाई हर साल बढ़ती है और बीजेपी कांग्रेस से इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन नीतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होती है महंगाई के लिए और उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है कि महंगाई कम हो ताकि उनका जीवन यापन ठीक ठाक हो सके। तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गणेश सिंह का थोड़ा सा लोकल विरोध है। नारायण त्रिपाठी यहाँ पे बहुत मुझे लगता है कि एक बड़ा रोल निभा जाएंगे, क्योंकि नारायण त्रिपाठी जो है तकरीबन ब्राह्मण वोटों के वोट तो काटेंगे और यहाँ जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो भी बड़ी संख्या में है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो मुझे आंकड़ा यहाँ मैंने देखा है निकाला है। मुझे यही बातचीत पता चली है कि बहुत मुश्किल है कि नारायण त्रिपाठी जो है वो मान जाएं और बीजेपी के सपोर्ट में जाके सवर्ण वोट कर दें, तो एक थोड़ा सा टफ है बीजेपी के लिए। हालांकि ठीक है मोदी के नाम पर अगर वोट मिलते हैं तो बीजेपी निकाल सकती है जी। इसके अलावा अगर आप कीजिए होशंगाबाद की, तो होशंगाबाद में तो स्थिति और भी जर्जर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ मजबूत है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और बीजेपी थोड़ी मुश्किलें हैं और यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है कि मोदी के नाम पर अगर वोट मिल गए, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिलते हैं तो वो जीत जाएंगे, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि दर्शन चौधरी बिल्कुल। तो कुछ जो प्रत्याशी है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीएम ही उनकी नैया पार लगा सकते हैं। उमेश जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे साथ दमोह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विजय शर्मा। विजय, लोधी बनाम लोधी में टक्कर है दमोह में, लेकिन सुबह से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? मतदाताओं का रुझान कैसा है? क्या लगातार पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए? तस्वीरें भी दिखाएं। चलिए विजय से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज अपनी बात कही है। वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मतदान किया है और लोगों से अपील की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने भी मतदान किया है, लोगों से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है और कहीं ना कहीं जो दिग्गज हैं वो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लोगों से भी मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से खजुराहो से वीडी शर्मा ने भी जब सुबह मतदान किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर आज निशाना साधा है और लोगों से कहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और विपक्ष पर भी वो जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है। जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर से निशाना साधा, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना है, ये कांग्रेस और एनडीए गठबंधन का एजेंडा वीडी शर्मा ने, आपको माफ कीजिए, जेपी नड्डा ने बता दिया है। कांग्रेस के जो संसाधन उन पर पहला हक मुसलमानों का है, ये भी कहा है। दरअसल पिछले दिनों से एक जो बयानबाजी लगातार चल रही है वर्ग विशेष को लेकर, इसी पर जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है आपको एक बार फिर सुनाते हैं। और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। तो सुना आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जिन्होंने मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र एक बार फिर से किया है। हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अनिल जी, सालों पुराना बयान जिसकी चर्चा आज भी हो रही है, लेकिन ये जो बयान है आज के दौर में क्या प्रासंगिक है? और कांग्रेस ने लगातार ये कहा है कि बयान के सिर्फ एक टुकड़े को बार बार कोट करके कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। अनिल जी, देखिए, आज 2024 के द्वितीय चरण का आगाज हो चुका है जी। मतदाता वोट करने के लिए निकल रहे हैं। सुबह सुबह गर्मी की चिलचिलाती धूप में भी महिलाओं की लंबी लंबी कतार लगी है। और रहा सवाल ये मनमोहन सिंह के पुराने बयान का, बीजेपी तो किसी भी हालत में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती जिससे कांग्रेस को डैमेज न किया जाए, चाहे वो मनमोहन सिंह का हो, चाहे सैम प्रतोदा का हो, चाहे राहुल गांधी का हो। अभी चुनाव आयोग में भी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए 29 तारीख को इनको जवाब देने के लिए भी कहा है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो मुद्दा पिछले एक साल से भाजपा ने अपने सिर पे उठाया हुआ है, वह उसी मुद्दे को लेके आगे जा रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम वाला जो उनका कहना चाहिए, उनका भी हिडन एजेंडा रहता है ये मुस्लिम को टारगेट करने का और हिंदुओं को संरक्षित करने का, वो काम वो लगातार कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल हो गए हैं। उसके पीछे कारण है कि जिस तरीके से अभी सैम प्रतोदा ने कहा कि उनका बंटवारा होगा और फिर माइनॉरिटी को वो दे दिया जाएगा। माइनॉरिटी की परिभाषा में सिर्फ मुसलमान ही गिने जाते हैं और बाकी कोई नहीं गिना जाता, तो ये सीधे टारगेट करने के लिए इनको पास बहुत मसाला है। तो उस मसाले का निश्चित ही फायदा होगा, हिंदू वोट पोलराइज होगा और उसका फायदा सीधा सीधा भाजपा को होगा। ये है अभी ताजी स्थिति। और जैसे कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी तक जो भी नए उनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अभी तक जनता का प्रेम ही प्राप्त किया है। और वहाँ पर कांग्रेस जो है, जैसे कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है और भी जो अन्य उनके बड़े फेस हैं, वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसे रहे हैं। और जो उनके नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, वो उतने ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं है कि वह लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस की कुछ मदद कर सकें। वो असहाय हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर फूट है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गुटबाजी है कि कुछ पूछे मत। मंच पे तो एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद जैसे मंच में उतरते हैं तो वो अपने उसमें आ जाते हैं। तो ये सब का फायदा कांग्रेस को, इसको भाजपा को मिलने वाला है। और भाजपा निश्चित ही, अब वो दावेदारी 29 की कर रहे हैं, 29 तो नहीं, फिर भी हाँ ठीक ठाक स्थिति में रहेगा। अभी द्वितीय चरण का मतदान है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट परसेंटेज पहले से कम होगा जी, क्योंकि पहला भी जो चरण था उसमें भी वोटिंग जो परसेंटेज उसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। मतदाता ज्यादा रुझान नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मतदाता है वो जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सत्येंद्र जैन जी कर लेंगे बीजेपी से, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मतदान किया है। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने युवाओं से भी वोट करने की अपील की है। देखिए, युवाओं से लगातार वोट करने की अपील की जा रही है, क्योंकि
भारत के निर्माता यही कहे जाते हैं और ये है भी। लेकिन पिछले बार जो चरण हुआ था उसमें काफी कम इनका उत्साह देखने को मिला था। प्रहलाद पटेल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। अपने मताधिकार का प्रयोग करें, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मतदान करने के बाद ये तमाम बातें युवाओं से अपील करते हुए कही हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल मतदान करने के लिए पहुंचे और युवाओं से भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील उन्होंने की है। हाँ, मेरे जीवन का ये सुखद अनुभव है। कभी शिवनी का मैं सांसद होता था तो गोटेगांव में वोट डालकर जाता था अपने क्षेत्र में। तब कभी एक आध बार पहले बार वोट डाला होगा। हमने कभी किसी को हटाकर पहली बार वोट नहीं डाला। तो कल ही हम मुन्ना भैया थे तो मैंने तय किया था कि पहला वोट डालेंगे। तो मैं इसलिए 6:30 बजे आ गया था कि किसी को, क्योंकि पिछली बार जब मैं वोट डालने आया था तो यहाँ पर लगभग 11 लोग पहले से खड़े हुए थे। उसमें बुजुर्ग लोग थे जो मॉर्निंग वॉक करते थे। तो आज मैं पहले आ गया था तो मैं 6:30 के पहले आकर बैठ गया था कि किसी को बगैर टोका टाकी किए मैं अपना पहला वोट को डाल दूं, और मैं उसमें सफल हुआ। तो मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि मैं किसी की टोका टाकी के बिना अपने पहले वोट का प्रयोग कर लूं और मैंने इसमें करने में सफलता भी पाई है। और युवाओं से भी अपील करते हुए देखें कि आप भी जरूर अपना वोट कास्ट करें। और आगे बढ़ेंगे हम और आपको बताएंगे भी कि किस तरह से जो मतदान का प्रतिशत है अभी तक वो सामने आ पाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान के प्रतिशत के आंकड़ों से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और पल पल की अपडेट आपको टीवी 24 सभी लोकसभा सीटों से पहुंचा भी रहा है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं। सेकेंड फेज में 13.82% मतदान हुआ है। अभी तक की बात करें तो 13.82% मतदान मध्य प्रदेश की सीटों पर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह में 13.34%, होशंगाबाद में 15.95%, खजुराहो की बात करें तो 13.44% मतदान हो चुका है। रीवा में 13.27%, सतना में 13.59% और टीकमगढ़ में 13.36% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं और आंकड़े रिवाइज भी होंगे कुछ देर में, फिर से आपको अपडेट हम पहुंचाएंगे। तो 6 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें मतदान का प्रतिशत अभी तक सामने आ चुका है। और नागौर को रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, नागौर में क्या देख पा रहे हैं? क्या मतदाता उत्साहित हैं? कतारें लगी हुई हैं अभी भी? जी अनुपम। अनुपम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अनुपम, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो अनुपम से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नागौर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो कि तस्वीरें दिखाएंगे कि किस मतदान केंद्र पर वो खड़े हैं और वहां पर किस मुद्दों को लेकर जनता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रही है। तो सेकंड फेज की बात करें तो 13.82% मतदान हो चुका है और उम्मीद यही की जा रही है कि जब आंकड़े रिवाइज होंगे, अपडेट आंकड़ा आएगा तो इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जाए, क्योंकि जो पहला फेज था उसमें काफी कम जो मतदान था वो दर्ज किया गया था और चिंता की बात दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए थी। तो एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखा दें किस तरह से मध्य प्रदेश में वोटिंग जारी है। और छत्तीसगढ़ की अब बात करें तो 3 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 15.42% मतदान हो चुका है। तो कांकेर की बात करें तो 17.52% मतदान हो चुका है। काफी हॉट सीट है तीनों छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की केवल 1 सीट पर मतदान था और आज 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। महासमुंद की बात करें 14.33% मतदान हो चुका है महासमुंद में। कांकेर में 17%, महासमुंद में कभी आंकड़ा हमने आपको दिखाया। राजनांदगांव की बात करें तो 17.59% मतदान राजनांदगांव में अब तक हो चुका है। सुबह 9 बजे तक के यह आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 15.42% मतदान हो चुका है। चलिए, तो फिर से हम चर्चा की ओर बढ़ेंगे और हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं, जारी रखते हैं इस चर्चा को।
नागौर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अनुपम, नागौर की बात करें तो जनता आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, जनता से भी जरूर बात करें। जी बात करूंगा। जी, हमारे साथ कुछ मतदाता साथी जुड़ गए हैं। मैं उनसे ही बात करना चाहूंगा, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के लेके अपना मतदान करते हैं। विकास का मुद्दा है और राष्ट्रीयता का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है, समाज हित का मुद्दा है और यह देश का चुनाव है और हमें देश हित के लिए हमने अपना मतदान का प्रयोग किया है। विकास को लेकर और कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप मतदान कर रहे हैं? विकास, आज नागौद क्षेत्र में हम यहाँ पर हैं और नागौद पूरे विधानसभा में जितना विकास हुआ है मुझे नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में हुआ होगा। चाहे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल है, शिक्षा की सुविधाएं हैं। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने बड़ा एक सीएम राइज स्कूल बन रहा है। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो इसलिए विकास और व्यक्ति का विकास हो रहा है, समाज के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसके लिए हमने मतदान किया है। चंदन अग्रवाल। जी जी, ये विकास को लेके यहाँ मतदान कर रहे हैं। कुछ हमारे और साथी गण भी हैं जो कि अपना मतदान किए हैं, वो भी बताएंगे कि हम किन मुद्दों के लेके यहाँ पर पहुंचे हैं और मतदान किया है। जी, मैं एडवोकेट मुख्तार सिद्दीकी हूँ। विकास यहाँ पे सूखे की तरह 20 साल से रुका हुआ है। इन्होंने अपने समाज के सिर्फ विकास किया है, कोई विकास नहीं। विकास की गाथा को तोड़ने के लिए यही सांसद जी जो 4 बार के हैं, विधानसभा चुनाव हारे और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है इनको घर बैठालने का। कोई विकास नहीं हुआ। नागौद पहले जिला हुआ करता था, आज ये तहसील है। किसी तरह का विकास नहीं। नेताओं का विकास हुआ, पार्टी का विकास हुआ है। जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से परेशान है। हमारे यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है। अभी इन्होंने गेहूं और चावल सभी अनाजों जिनकी जो मांग की थी, 2700 में गेहूं, 2400 में चावल, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने झूठे वादे, झूठे के विकास नाम का एक विकास है, बाकी कुछ भी विकास नहीं है। और 20 साल का ये सूखा जो है इनका जनता अब खत्म करने वाली है। 4 बार के सांसद जी विधानसभा चुनाव में हारे हैं और अब ये लोकसभा में भी हारेंगे। जनता मन बना चुकी है इनको घर बैठाने का। यही सबसे बड़ा विकास होगा। जनता को मूल मुद्दे से भटका के और देश और प्रदेश और सब जगह ले जा रहे हैं। उन्होंने 20 साल में क्या किया? 127 करोड़ की सांसद निधि का कोई हिसाब नहीं, कोई पता नहीं कि कहां चला गया। जी बिल्कुल, पक्ष और विपक्ष यहाँ पे मतदान कर रहा है। कहीं सांसद की प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो फिर कहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष का। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जनता इस बात से भी ताल्लुक रख रही है कि नागौर में विकास तो हुआ है लेकिन और भी आगामी समय में विकास हो। इसी बुनियाद पर आज यहाँ पर वोट पड़ेंगे। अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और रुक कर लेंगे दमोह का, जहां से हमारे सहयोगी विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, लोधी बनाम लोधी में टक्कर दमोह में देखने को मिल रही है। तस्वीर दिखाएं, किस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं और क्या नजारा है वहां का। चलिए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र जी का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, अभी प्रतिशत सामने आ चुका है, 13.82% मतदान हो चुका है मध्य प्रदेश में। पहले बार की हम बात करें जो फर्स्ट फेज था, काफी कम वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार क्या मानकर चल रहे हैं? क्या मतदाताओं का जो रुझान है वो बढ़ा है और कितना बीजेपी के फेवर में वर्क करेगा? मतदान जो मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही कार्यक्रम से लेकर के आंध्र प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी आह्वान कर रहे हैं। आपने देखा कि लाइन में लग के प्रहलाद पटेल जी ने पहला वोट कास्ट किया है हमारे। तो आप देखिए, हम सभी तो मतदान के प्रति और जो हमारा बेसिक राइट है उसके प्रति हम लोग इतने सजग हैं और मध्य प्रदेश की जनता को या भारत की जनता के लिए उनके अधिकार के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन सुप्त है और ये जो मतदान हो रहा है, मतदान का प्रतिशत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवादी दल का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके कारण ही इतना मतदान प्रतिशत हो रहा है। आप देखिए, विपक्षी दल तो सो रहे हैं, सुषुप्त है, प्रसुप्त है। और जिस प्रकार से पूरी स्थिति आ रही है कि कल में खजुराहो लोकसभा की आप बात कर रहे थे, तो खजुराहो लोकसभा में कांग्रेस विहीन हो गई है। वो बोलते थे ना कि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा कोई न कुल रोवे नहारा। जो मंदोदरी ने रावण को कहा था आखिरी में कि स्वामी रावण,
आपका वो हाल हो रहा है। आपने प्रभु राम को नहीं माना तो आपको कुल का व्यक्ति भी नहीं मिला, रोने के लिए आपके पास अभी नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस की हुई। कल कांग्रेस में कटनी पूरी कांग्रेस विहीन हो गई है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का खजुराहो जो सीट है उसमें आती है और कटनी जिला उसी जिले में खजुराहो लोकसभा में आता है। तो आप देखिए हमारे आकर्षण से, हमारी नीतियों से, हमारे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, भगवान राम का 500 वर्ष बाद मंदिर बना या विकास और विरासत को जो समृद्ध किया है, जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए, 3 करोड़ घर और देने वाले हैं और 70 लाख के करीब मध्य प्रदेश में नल से जल देने का काम हो, या आयुष्मान योजना के आयुष्मान कार्ड हो 5-5 लाख रुपए का जिसमें इलाज होता है, या 5.5 करोड़ लोगों के लिए अगले 5 साल तक भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। 110 लाख से ज्यादा या 120 लाख युवाओं की बात करें तो 120 लाख युवाओं को हमने पिछले 2.5 साल के अंदर अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और उनको दी 80,000 करोड़ रुपए की राशि उद्यमिता के लिए दी हुई है। और हमने लाखों नौकरियां दी हैं कि सरकारी नौकरियों का हर महीने मेले लगाए जा रहे थे। 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। केंद्र ने 10 लाख नौकरियों के लिए हर महीने मोदी जी पत्र दे रहे थे रोजगार के, सरकारी नौकरी के। तो ऐसे करोड़ों रोजगार दिया है। 9 करोड़ ईपीएफओ का डेटा कहता है। तो ये सारी जनता देख रही है और उसी कारण से कांग्रेस के नेतागण भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, या कहें जीतू पटवारी जी का बुलडोजर कांग्रेस में ही चल रहा है और कांग्रेस के नेताओं को समतलीकरण में मिलाता जा रहा है। इस कारण से कांग्रेस खाली हो रही है। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस के हलके को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उनको तत्काल ही त्यागपत्र देना चाहिए, या सुप्त या प्रसुप्त कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, शायद कुंभकर्ण से गहरी नींद में सो रहा है, वह जागेगा और इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। क्योंकि अब कटनी का पूरा कटनी में निर्जीव हो गई कांग्रेस, पूरी कांग्रेस कटनी ने छोड़ दी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम खंपरिया हैं और भी सारे लोग हैं, वहां रौनक खंडेलवाल हैं, श्रेया खंडेलवाल हैं, वहां के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। श्रेया खंडेलवाल वहां महापौर का चुनाव लड़ी थी। अंकित सिंघानिया है, मुकेश, ऐसे सारे लोग आ गए। काफी लंबी है। उमेश जी का रुक कर लेता हूं। उमेश जी, पहले चरण जिसमें छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा हॉट सीट थी, वहां भी हमने देखा जो दिग्गज थे, कमलनाथ के करीबी थे, पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अब खजुराहो जो कि इस चरण की सबसे हॉट सीट है, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि वीडी शर्मा को वॉकओवर मिल रहा है, क्योंकि जो तमाम कांग्रेसी थे, जो यहां की नींव कहे जाते थे, अब वो भी धीरे से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। जो पोलिंग एजेंट थे वो तक भाजपा का दामन थाम रहे। तो क्या वाकई में अब जो एक नेतृत्व का अभाव है कांग्रेस में यहां पर देखने को मिल रहा है, और कितना फायदा आप मानते हैं कि भाजपा को इस चरण में इसका मिलेगा? देखिए अमित जी, मुझे लगता है, मैं अभी बात सुन रहा था, ये बात बीच में आई जी, पटवारी हाई बने जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से थोड़ा सा अभी वो कमजोर है। जो अनुभव चाहिए वो उतना अनुभव उनको है नहीं। और यह है कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और दमदार नेता हैं, बात दमदारी से करते हैं, लेकिन एक जब इलेक्शन की बात आती है तो मैनेजमेंट की बात होती है, टीम वर्क की बात होती है। और कांग्रेस फिलहाल तो उनके नेतृत्व में बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये इसका असर जरूर होगा कि कांग्रेस में एकजुटता फिलहाल नहीं दिखती, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस को सिर्फ अगर फायदा होगा तो इस बात का होगा कि जो मुद्दे या जो बात बीजेपी ने कही, क्या वो पूरे हुए, और अगर पूरे हुए तो कितने पूरे हुए, क्या वो कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं लोगों तक उस बात को पहुंचा पाए। ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं प्रमुख रहेंगे, क्योंकि संगठन के स्तर पर तो ये निश्चित है कि बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है बजाय कांग्रेस के। और मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत सारे फैक्टर डिसाइडिंग होते हैं। आज मैं बात करता हूं कि जब हम आप प्रधानमंत्री की बात कर दीजिए, मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक बार बात करना चाहूंगा आपसे कि जब हम देखते हैं कि अभी ये बात निकली कि पहला चरण जो था वो कमजोर हुआ, उसमें वोटिंग कम हुई तो बीजेपी को टेंशन ज्यादा हुई। ये निश्चित तौर पर सच बात है। और अगर ये सच ना होती तो शायद अमित शाह देर रात आकर के बैठक ना लेते, विधायकों पर नाराज ना होते। उन्होंने रात को खुद नाराजगी जाहिर की, और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो इस लोकसभा चुनाव से ही बनना है। तो उनको बिल्कुल प्रेशर दिया जा रहा है विधायकों पर कि वोटिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर बीजेपी चाहती है कि वो जीते तो उसको निश्चित रूप से वोटिंग बढ़ाना पड़ेगा। युवा वोटर की बात जो आपने बीच में आई वो भी कही कि युवा वोटर जो है वो नहीं निकला। प्रहलाद पटेल भी चर्चित है और उन्होंने भी अपील की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ गई है कि जो पहला चरण था वो थोड़ा डाउन दिया है उनके लिए,
तो उसी का असर था प्रधानमंत्री के जो बयान है वो विकसित भारत और मोदी की गारंटी उठ करके धर्म पर और यह कह लीजिए कि हिंदुत्व की राजनीति पर पूरी तरह आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। अनिल जी, क्या सहमति रखते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति पर जो लोकसभा चुनाव है वो पूरा केंद्रित होकर रह गया? और साथ ही इस पर भी आपसे जरूर मैं समझना चाहूंगा, जैसे कि उमेश जी कह रहे हैं कि संगठन तो मजबूत है निश्चित तौर पर बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस को हम देखें तो क्या लगता है चुनाव से पहले एक हार को लेकर कांग्रेस साथ में चल रही है, जो मनोबल है वो गिरता जा रहा है कार्यकर्ताओं का, या गिर चुका है हम कहें? देखिए, बीजेपी का तो एजेंडा ही है राम हिंदू, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। अब रहा कांग्रेस के संगठन का, कांग्रेस में कभी संगठन रहा नहीं है। कांग्रेस एक वन मैन शो की पार्टी रही है और उसके नीचे जो भी तथाकथित उनके कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन का उनके यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। संगठन का काम राजीव गांधी के जमाने में थोड़ा बहुत हुआ था, उसी में वो सेवा दल वगैरह वगैरह इन्होंने स्टेब्लिश किए थे, लेकिन आज सेवा दल मृत प्राय है, कहाँ है पता नहीं चलता। तो संगठन में निश्चित ही भाजपा बहुत मजबूत है। अब रहा सवाल कि ये जो कम मतदान हो रहा है, कम मतदान के पीछे जो है, इसमें भाजपा को घबराने की इसलिए जरूरत है कि वोटर्स में उत्साह नहीं है कि वो जाके मतदान करे। और जब ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित ही जो सरकार में बैठा रहता है सबसे ज्यादा नुकसान उसको होता है। लोग मान के भी चल रहे हैं कि अरे मोदी तो जीत जाएगा, क्या करना वोट करके। तो ये भी एक उनके लिए बहुत वैसा फैक्टर है जो उनको नुकसान दे सकता है। अब रहा सवाल कि जो ये मुद्दे गिनाए जा रहे हैं कि राम का मुद्दा है या हिंदुत्व का एजेंडा है, भाजपा तो 82 से इस एजेंडे को लेके चल रही है और उससे उसको निश्चित ही फायदा हुआ है। फायदा क्या, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अभी पिछले इलेक्शन में भी जो मोदी जी अभी गद्दी पे बैठे हैं उसमें काफी कुछ हिंदुत्व वोट का वो है। अब बाकी दल जो हैं दूसरे जातियों को लुभाने में लगे हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातंत्र में जातियों को लेके अभी भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, धर्म को लेके अभी भी चुनाव लड़े जा रहे हैं। लोग कोई भी मतलब जो बेसिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे, इन सबको दरकिनार करके स्टार्टिंग तो ये करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की जब नजदीक आ जाता है तो फिर ये अपने उसी में आ जाते हैं, छुपे हुए एजेंडों में। हिंदू है, मुसलमान है, धर्म है, राम है, उसी में। तो जनता अब इन मुद्दों के अलावा जाए कहाँ? जनता की भी तो ये परेशानी है कि अब यही तो इधर भी है उधर भी है। तो जनता जो बेहतर है उसको चुन रही है, लेकिन कम परसेंटेज जो है ये सरकार के लिए थोड़ा सा घातक है। उनको जो डर है वो बिल्कुल सही डर है। सत्येंद्र जी, क्या मानते हैं जो कम वोटिंग है कहीं ना कहीं विरुद्ध जा सकती है सत्ता पक्ष के? जी, ये जो जितनी भी परसेंटेज का वोटिंग हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बड़ा योगदान दिया है, संविदा डाली है। लेकिन हमारी ये जो वोटिंग का जिम्मेदारी है ये सभी राजनीतिक दलों की है, और हमारे राजनीतिक दलों के साथ साथ हर मतदाता की भी है कि वो अपना अधिकार का प्रयोग करें। और इसका मॉनिटरिंग करने का काम, विश्लेषण करने का काम चुनाव आयोग का है या चुनावी विश्लेषकों का है। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी मत प्रतिशत हुआ है, मैं कहूंगा पहले चरण का या अभी जो अब सेकेंड फेज में जो देख रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महती योगदान है। हाँ, हमने जो बात कही 4 जून को 400 पार, तो ये खड़गे जी ने भी स्वीकारा है। और 4 जून को जब वोट एनालिसिस होगा तो आप देखिएगा हर बूथ पर कांग्रेस से हमारे 370 से अधिक वोट मिलेंगे। और जो धारा 370 हमने हटाई है उसके कारण से हमें पूरे देश भर में 370 का तिलक भगवान रूपी जनता करने वाली है। और विकास की बात तो हमने की है, देखिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए, 13 करोड़ शौचालय दिए, लगभग 10.5 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए। मध्य प्रदेश में 45 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर, और 1250 रुपए की राशि अलग उनकी स्वावलंबन के लिए दे रहे हैं। और किसानों के लिए हम 80 करोड़ से ज्यादा किसान है, 10 करोड़ से ज्यादा किसान है मध्य प्रदेश के अंदर, और 80 लाख से ज्यादा किसान मध्य प्रदेश में है। उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। 12,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं किसानों के लिए, और देश के किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष मोदी जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, युवाओं के लिए जो मैंने आपको रोजगार की बात कही, और वो जो महंगाई के लिए हमने उनको निश्चिंत किया कि गैस सिलेंडर पर उज्ज्वला का कनेक्शन जो है, जो सिलेंडर जो है वो बहुत ही कम 600-700 रुपए में मिल रहा है। हमारे जो लाडली बहनों को 450 में मिल रहा है। हमारे जो अब नागरिक हैं उनको 750-800 रुपए में मिल रहा है। और जिस प्रकार से
हमने ये काम किया है। और पेट्रोल के ऊपर हमने 17 रुपए कम किए हैं पिछले 2-2.5 साल में, डीजल के ऊपर 15 रुपए प्रति लीटर कम किए हैं। अब देखिए, महंगाई के ऊपर बहुत सारे नियंत्रण किए हैं, लेकिन कांग्रेस और भगवान रूपी जनता को अगले 5 साल के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है, क्योंकि हमने इतना हमारे भंडार गृह में हमने 18 लाख करोड़ रुपए का हमने समर्थन मूल्य पे अनाज खरीदा है, तो उसको जनता को हम बांट रहे हैं। इसको कोई गरीबी से ना जोड़ा जाए, जनता को बांटना है, हम सड़ाएंगे नहीं उसको अपने गोडाउन के अंदर। तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब सत्ता रूपी भूख से अगर कांग्रेस बिलबिल आ रही है, 10 साल से कांग्रेस सत्ता में लोकसभा में बाहर है, 10% के वोट मतलब इनको सीट नहीं मिलती है, 40 सीट के आसपास रहती है, तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। निकम्मा किया है, निकम्मा किया है। इस भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस को किया है निकम्मा, जो सॉन्ग है ना, तो जनता ने किया है निकम्मा इस कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की देख लिया नीतियां। और कांग्रेस नहीं, अब जो मेरे मित्र लोग सबको पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि भाजपा ने नहीं करा है हिंदू मुस्लिम जी। ये मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री रहे हैं, और आज से 1000 वर्ष बाद भी अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा है तो उस व्यक्ति की बात होगी। भारत निर्माण की जब भी बात आएगी तो 1000 वर्ष बाद भी मनमोहन सिंह जी का नाम लिया जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया जाएगा, या कहूं 1000 वर्ष के बाद भी अगर रहेगा तब भी लिया जाएगा, हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आज हम लेते हैं ना, हम चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं ना, 2500 वर्ष पहले की बात हम करते हैं ना, तो महाराज जब चंद्रगुप्त की बात होती है तो ऐसी फिर मनमोहन सिंह जी की बात होगी, ऐसी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात होगी। अब मैं बात करूं, अब कांग्रेस 1936 का घोषणा पत्र था मुस्लिम लीग का, आप मुस्लिम कौन लेके आया? इस बार जो कांग्रेस फर्जी अपना घोषणा पत्र लाती है, जिसमें अमेरिका की एक झील का फोटो लगाती, फर्जी फोटो है, उसको बदल भी नहीं पाई, ना माफी मांग पाई, क्योंकि वो गले की हड्डी बन गया कांग्रेस के लिए न्याय पत्र। और थाईलैंड का एक फोटो लगा देती है। अरे भैया, नहीं मानना था तो आप वो फोटो। चलिए, तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से मिल रही है, दर्शकों तक एक बड़ी खबर पहुंचा दें। राजधानी रायपुर से पूर्व विधायक के घर में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पूर्व विधायक के घर में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से बता दें, देवती कर्मा के घर में गोली चली है। देवती कर्मा के घर में गोली चली है। पूर्व विधायक देवती कर्मा जिनके घर में गोली चली, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से। पूर्व विधायक के घर में फायरिंग हुई है, देवती कर्मा के घर में फायरिंग हुई है। हथियारों की सफाई के दौरान गोली चल गई, हथियारों की सफाई के दौरान गोली चली। तो बड़ी खबर आपको बता दें, घटना में प्रधान आरक्षक अजय सिंह की मौत हुई है। इस घटना में प्रधान आरक्षक अजय सिंह की मौत हो चुकी है। रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां पूर्व विधायक के घर में फायरिंग हो गई, हथियारों की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ, प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। वहीं असिस्टेंट प्लाटून कमांडर के घायल होने की खबर बताई जा रही है। असिस्टेंट प्लाटून कमांडर के घायल होने की खबर बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अभी की घटना बताई जा रही है, पूर्व विधायक देवती कर्मा जिनके घर हथियारों की सफाई चल रही थी, तभी फायरिंग हो गई। हमारे ब्यूरो हेड कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, किस तरह से पूरी घटना घटी? बताया जा रहा है कि एक प्रधान आरक्षक की मौत भी इस घटना में हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि देवती कर्मा है, ये पूर्व विधायक है कांग्रेस की, और जो रायपुर निवास बंगला है वहां पर जो उनकी जो सुरक्षा में जो गार्ड लगे रहते हैं, वो अपने जो बंदूक है उसकी सफाई कर रहे थे। उसी दौरान जो ये गोली चली और जो आरक्षक है उसके हाथ से पार होके एक और अन्य वहाँ पे प्लाटून कमांडर था, उनके दाहिने जो कंधा है वहां पे गोली चल गई। हालांकि जो आरक्षक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और एक जो असिस्टेंट प्लाटून कमांडर है वो अभी घायल है, उसकी इलाज रायपुर के मेकाहारे में चल रही है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं इस तरह की घटना जो है सामने आ रही है। निश्चित तौर पे पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। प्रारंभिक तौर पर यही बताया गया कि सफाई के दौरान जो है वो गोली चली। जी, बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ था। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन जी जुड़े थे बीजेपी से, उमेश भारद्वाज जी पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी, सत्येंद्र जी, हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका खास हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और अब हम रुक कर लेते हैं दमोह का, जहां हमारे सहयोगी विजय श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। विजय, दमोह की बात करें तो किस तरह से यहां जो जनता का रुझान है वो सुबह से देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी दिखाएं मतदान केंद्रों की, लगातार जनता यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही है। कौन कौन से मुद्दे शामिल है जिसे लेकर आज जनता यहां पर अपना वोट कास्ट कर रही है? कुछ मतदान केंद्रों पर भीड़ दिखी थी, लेकिन कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली है। मेरे पीछे भी एक मतदान केंद्र है, यहाँ पे भी जो वोट डालने आ रहे हैं बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम है,
ऊपर से शायद लोगों में इस बार मतदान को लेकर रुचि भी जागृत नहीं हो पाई है। और यही वजह रही कि अभी 1 घंटे पहले तक महज 13% मतदान हुआ था। अब वर्तमान में एक बढ़कर 18% तक हो पाया हुआ, लेकिन इतना निश्चित है कि लोगों में रुझान कम नजर आ रहा है मतदान के प्रति। और जो गर्मी है, हो सकता है इसके बाद शाम के समय ज्यादा भीड़ हो और मतदान की गति आ जाए। जी विजय, अगर हम बात करें यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे बहुत हावी रहे, जिसे लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा भी था, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले थे? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी दौरा हुआ। वहां यहाँ पर जो मुद्दा है, मेन मुद्दा यहाँ पर है बेरोजगारी। पानी की जो समस्या थी वो बहुत हद तक हल हो गई है, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और पलायन यहाँ से लोगों का हो रहा है। और यही वजह है कि जितने भी नेता यहाँ आते हैं रोजगार देने की बात तो करते हैं, लेकिन इस बुंदेलखंड के पिछड़े जिले में रोजगार के कोई साधन नहीं है और लोग पलायन करने के लिए बेबस हैं। जी विजय, तो कहीं ना कहीं मुद्दों की दरकार यहां पर थी और इसी की बिना पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी विजय, जो कि जानकारी दे रहे थे कि लगातार जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और हम सुबह से अब तक प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं। महासमुंद से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भी वोटिंग जारी है। यहां से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद चुन्नीलाल साहू ने मतदाताओं से अपील की है। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू ने मतदाताओं से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील उन्होंने की है और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील सांसद ने की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील सांसद चुन्नीलाल साहू ने की है। महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी को वोट कर विकसित भारत बनाने की अपील सांसद ने की है। एक वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया है और क्या कुछ कहा है अपने इस वीडियो संदेश में चुन्नीलाल साहू ने, आपको सुनाते हैं। प्रिय मतदाता भाइयों एवं बहनों, यह चुनाव मोदी जी के सपनों का भारत बनाने का चुनाव है। आप सब निर्भीक होकर के मतदान करें। कांग्रेस के द्वारा अनेक प्रकार के भ्रम फैलाई जाएगी, जातिगत भ्रम फैलाई जाएगी, उस भ्रम में ना फंसे। आपका एक मत सीधा मोदी जी को मिलेगा और यह एक मत भारत को विकसित भारत बनाने में सार्थक होगा। जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। तो एक एक वोट आपका जो है विकसित भारत बनाने में समृद्ध करेगा, इसलिए सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये विजय शर्मा, आपको बता दें, चुन्नीलाल साहू कह रहे थे। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपना बयान दिया है इस मतदान के दिन। आपको बता दें, कवर्धा से उनकी विधायकी है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, प्रदेश के गृह मंत्री का प्रभार उनके पास में है। क्या कुछ कहा है इस दिन, आपको सुनाते हैं। मतदाताओं से मैं विनम्र अपील करता हूं कि सुबह 7 बजे से ही पोलिंग प्रारंभ है। वोट जरूर करें। दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको वोट जरूर करना चाहिए। जिस दिन 100% मतदान होगा उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में चूंकि भूपेश बघेल हैं और इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है। भूपेश बघेल जी के साथ तो बहुत सारे विषय जुड़े हैं। उनके शासनकाल में कैसे पूरे छत्तीसगढ़ में परिदृश्य बदल गया था, कैसे स्थितियां बदल गई थी, यह भी जुड़ा हुआ है। उनके शासनकाल में किस तरीके से घोषणा पत्र की धज्जियां स्वयं उन्होंने उड़ाई, यह भी स्पष्ट है। कैसे घोटाले हुए, यह भी स्पष्ट है। उनके साथ तो सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसलिए जब जनता के बीच वो जाते हैं तो ये सारी बात रहती है। पोलिंग यहाँ 70% तो पोलिंग होगी भैया, 70% पोलिंग होगी। मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ेगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार पर वोट पड़ेगा, संतोष पांडे जी की सदन में और अन्य स्थानों पर सक्रियता पर वोट पड़ेगा और भूपेश बघेल जी ने जो जो किया है उनके विरोध में वोट पड़ेगा। तो विजय शर्मा को आप सुन रहे थे कि 70% पोलिंग होगी और मोदी जी की गारंटी पर यहां वोट पड़ेंगे और भूपेश बघेल पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तमाम बातें की हैं। मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा ये भी अपील लोगों से उन्होंने की है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी अपना बयान दिया है। 2019 में उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट में बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय इन्हें 6.71 लाख वोट मिले थे। आज जब चुनाव हो रहे हैं तो क्या कुछ कहा हेमा मालिनी, आपको सुनाते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले फेज से ये बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर।
और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे, सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील जनता से कर रहे हैं, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो अपने काम से जरूर ब्रेक लें, घर से बाहर निकले, अपना वोट जरूर कास्ट करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए पल पल के अपडेट के लिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।